नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको शब्द की बेहतरीन क्लास पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि शब्द किसे कहते हैं, फिर उसका एक चार्ट बना लेंगे और चार्ट बनाने के बाद उसको आपको अपनी कॉपी पर लिखना भी है। ठीक है, इस चार्ट को A4 साइज में सभी लोग लिखेंगे भी। ठीक है, तो शब्द किसे कहते हैं सबसे पहले जान लेंगे। हम शब्द के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो शब्द किसे कहते हैं, तो ऐसे कह सकते हैं कि वर्णों का ऐसा समूह जिससे क्या हो, वर्णों का ऐसा समूह जिससे उसका कोई अर्थ प्रकट हो, उसे हम शब्द कहेंगे। ठीक, वर्णों को ऐसे समूह में रखेंगे जिससे उसका कोई अर्थ निकल आए, उसे हम शब्द कहेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि कॉपी पर लिखना स्टार्ट करें कि वर्णों का सार्थक समूह, ऐसे भी कह सकते हैं वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है, शब्द कहलाता है। ठीक, अपनी कॉपी पर इसको लिखना है आपको। ठीक है, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो अब देखिए, शब्द के अंतर्गत हम शब्दों की बात करें ना, तो शब्दों को हम 4 भागों में डिवाइड करके हमेशा पढ़ते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। और वो कौन कौन से हैं देखिएगा। और ये जो चार्ट बना रहे हैं ना, ये इससे कम से कम 40% सिर्फ शब्द से पूछा जाता है कि अगर आपने इसको तैयार कर लिया ना, तो आपकी 40% हिंदी लगभग तैयार हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इधर जो लिखा हुआ है, इधर देखेंगे, हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर नंबर 1 हो जाएगा, अर्थ के आधार पर। ये इतनी बात क्लियर हो गई ना, नोट करते रहेंगे। अर्थ के आधार पर। दूसरे नंबर पर है रचना के आधार पर। आप उसको कह सकते हैं रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर 4 आधारों पर हम इसको बांट रहे हैं, के आधार पर। ठीक, आधार पर। इसके बाद दूसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या कह सकते हैं स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, यह हो गया तीसरा। और जो चौथा है वो है आपका प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, ये हो गए भाई 4 आधार हो गए। इन्हीं 4 आधारों पर हम शब्द को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और बांटेंगे। तो आप A4 साइज में ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ऐसे पेज को घुमा लेंगे और लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फिर से समझिएगा कि वर्णों का कैसा क्रम होना चाहिए, सार्थक समूह होना चाहिए जिससे उसका कोई अर्थ निकले। जब हमने सार्थक बोल दिया है तो इसका मतलब अर्थ सहित हो। वर्णों का ऐसा समूह जिससे अर्थ निकले, सार्थक क्या होगा, वो शब्द बन जाएगा। जैसे कलम, कमल, ये क्या है, सार्थक है। लेकिन अगर हम लकम कर दें तो उसका कोई अर्थ नहीं होता। ठीक, अब देखिए, अर्थ के आधार पर जो शब्द है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर है आपका निरर्थक शब्द। नंबर 1 पर कौन सा है? निरर्थक शब्द। और दूसरे नंबर पर है आपका सार्थक शब्द। दूसरे नंबर पर है सार्थक शब्द। ये 2 प्रकार के हो गए, निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। और जो लोग चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि उनको भी लाभ मिलता रहे। तो निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द, ये 2 हो गए। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 2। इसके बाद रचना या बनावट के आधार पर कितने होते हैं? 4 होते हैं शब्द। कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं देखेंगे। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमने बताया कि अगर आपने इसको पढ़ लिया तो समझिए कि आपकी हिंदी जो है वो 40% तैयार हो जाएगी। मतलब कि अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीपी का दे रहे हैं, तो 40% हिंदी आपको ऐसे तैयार हो जाएगी। रचना या बनावट के आधार पर देखेंगे, एक शब्द मिलेगा आपको, कौन सा? रूढ़ शब्द। क्या मिलेगा?
रूढ़ शब्द। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरे नंबर पर मिलेगा आपको योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। और चौथे नंबर पर जो शब्द है वो मिलेगा आपको संकर शब्द, संकर शब्द। ये हो गए आपके, ठीक। ये 4 प्रकार हैं शब्दों के, 4 प्रकार। वो किस आधार पर? रचना या बनावट के आधार पर। अब इसके बाद उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं शब्द, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। दूसरा है आपका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द। तीसरा है आपका देशज शब्द, देशज शब्द। और चौथा है आपका विदेशी शब्द, विदेशी शब्द। ये हो गए 4 प्रकार के, है ना। ये 4 प्रकार के आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द की बात करेंगे तो प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका विकारी शब्द और दूसरा होता है आपका अविकारी शब्द। दूसरा होगा आपका अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ये इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरा कौन सा होता है? अविकारी शब्द होता है। इसको अपनी कॉपी पर नोट करते रहेंगे भाई सभी लोग, ठीक। तो अब यहां से हमने आपको बताया कि शब्द की सबसे अहम भूमिका होती है किसी भी एग्जाम में। वो 40% जो हिंदी आती है वो शब्द से ही आती है। अगर आप जीडी का एग्जाम दे रहे हैं ना तो 40% से ज्यादा कवर शब्द करेगा, ठीक है। हिंदी में आपकी उसकी अहम भूमिका होगी। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर शब्द हमेशा 2 प्रकार के होते हैं। इस चार्ट को आपको क्रिएट करना है। अब देखिए यहाँ पर अब पूछा जाता है कि विकारी शब्द कितने होते हैं, विकारी कहते किसको हैं, अविकारी कितने प्रकार के होते हैं और इनको कहते क्या हैं। तो विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है और अविकारी वो होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों 4-4 प्रकार के होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, एक विकारी एक अविकारी। विकारी में कौन कौन से आपको पढ़ने को मिलेगा? विकारी में सबसे पहले पढ़ेंगे आप संज्ञा। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे आप सर्वनाम, पढ़ेंगे संज्ञा सर्वनाम। फिर आप पढ़ेंगे विशेषण, विशेषण। और फिर पढ़ेंगे आप क्रिया। ये 4 प्रकार के हो गए। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हो गए। संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण, नाउन प्रोनाउन, और इसको बोलते हैं एडजेक्टिव और इसको वर्ब बोलते हैं। और अविकारी क्या होते हैं? अविकारी का मतलब, विकारी की डिफिनेशन फिर से समझिएगा, कॉपी पर लिखिएगा कि जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है उनको हम विकारी कहते हैं। 4 प्रकार के हो गए, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। अविकारी क्या होते हैं? जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है उनको अविकारी कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण नंबर 1 पर, ठीक। इसके बाद संबंध बोधक, संबंध बोधक ये हो गया दूसरा आपका, ठीक, संबंध बोधक। फिर विस्मयादि बोधक, या आप इसको दूसरा लिख सकते हैं कि समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। और फिर है आपका विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ठीक। ये 4 प्रकार के हो गए। तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये हो गए 4 प्रकार के। इतनी बात क्लियर हो गई ना। अब देख लीजिए यहां पर निरर्थक शब्द। अब एक एक तरफ से हम चलते हैं। अर्थ के आधार पर जो है शब्द 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। जिन क्या होता, अब यहाँ पर सार्थक अर्थ की क्या बात, सार्थक अर्थ का मतलब क्या होता है? जिसका कोई अर्थ हो, है ना। अब जैसे हम बोलते हैं गांव में लोटा वोटा, पानी वानी पिया, है ना, लोटा वोटा। तो भाई देखिए
निरर्थक शब्द जो है किसी भी वाक्य में सिर्फ भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सिर्फ भाव देते हैं जबकि इनका कोई अर्थ नहीं होता। जैसे तुमने पानी पिया, लेकिन अगर और अच्छे भाव की बात करेंगे तो क्या तुमने पानी वानी पिया, है ना, इस तरीके से, है ना। तो पानी का तो अर्थ है लेकिन वाणी का कोई अर्थ नहीं, वो सिर्फ भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। सार्थक शब्द का ही प्रयोग हमेशा हम क्या करते हैं, हिंदी में करते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन से सार्थक, यहाँ पर सार्थक की अगर हम बात करें तो आपको बेस्ड ऑन एनसीईआरटी की बात करें ना तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं पर 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन, निरर्थक में आपको पढ़ना नहीं, निरर्थक में आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन सार्थक आपको शब्द पढ़ने। अब सार्थक शब्दों में कौन कौन से होते हैं, तो विलोम शब्द, सबसे पहले क्या आता है, विलोम शब्द पढ़ने को मिलेगा आपको, विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द। अगर इनको तन्मयता से अगर हम ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाएंगे ना तो कम से कम ये मान चलिए कि 15 से 20 दिन में ये सारे टॉपिक खत्म होंगे, जो किसके अंतर्गत आएंगे, शब्द के अंतर्गत आएंगे, विलोम शब्द। फिर आप पढ़ेंगे पर्यायवाची, ठीक, ये भी किसके अंतर्गत आता है, ये भी आपके सार्थक शब्द के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद आप पढ़ेंगे वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब यहाँ पर होगा, वाक्यांश का मतलब हो गया कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में इसको एंटोनिम बोलते हैं, इसको सिनोनिम बोलते हैं, इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। फिर इसके बाद एकार्थी शब्द आता है, एकार्थी शब्द या अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी अलग अलग हैं, ठीक है, ठीक। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और लास्ट में आता है समश्रुति भिन्नार्थक, समश्रुति, श्रमश्रुति या इसको कहते हैं समोच्चारित, समोच्चारित, ठीक है, समोच्चारित। तो बात समझ में आ गई होगी। विलोम शब्द पर्यायवाची नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पर आप एकार्थी शब्द पढ़ेंगे, नंबर 5 पर क्या अनेकार्थी पढ़ेंगे, और इसके बाद नंबर 6 पर समोच्चारित या समश्रुति भिन्नार्थक पढ़ लेंगे। ये आप पढ़ते हैं किसके अंतर्गत, ये पढ़ते हैं आप सार्थक शब्दों के अंतर्गत। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद रचना या बनावट के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द और संकर शब्द। तो इनके बारे में हम एक एक क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक क्लास बना के हम डाल देंगे। लेकिन ऐसे थोड़ा सा समझ लीजिए कि जिनके सार्थक खंड ना हो, ऐसे समझ लेंगे कि जिनके क्या हो, सार्थक खंड ना हो, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नल है, पर है, कर है, आप ना और ला को अलग अलग कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इनमें से जैसे आते हैं नल आ गया, ठीक, जैसे पर आ गया और जैसे कर आ गया, ये सब ना को अलग करेंगे, ला को अलग करेंगे, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जिनके सार्थक खंड ना हो और जिनके सार्थक खंड हों, आप ऐसे कह सकते हैं कि जिनके सार्थक खंड हों उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, है ना। जैसे कह दिया जाए कि पीता, जैसे कह दिया जाए कि लंबोदर, क्या कह दिया जाए, लंबोदर, तो लंबा धन उदर बराबर लंबोदर, है ना। लेकिन एक चीज आपको ये भी याद रखना है कि तीसरे पद की प्रधानता ना हो। जहां पर तीसरे पद की प्रधानता हो जाएगी वहां पर रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो इसमें लंबोदर ना करके हम जैसे कह सकते हैं कि विद्यालय, क्या विद्यालय, है ना। हम कह सकते हैं कि देवालय, ऐसे कह सकते हैं देवालय। हम कह सकते हैं हिमालय, ऐसे हिमालय, ये बात। तो जैसे विद्याधन आलय, विद्या को अलग किया, आलय को अलग किया। देवधन आलय, देव को अलग किया, आलय को, दोनों के अर्थ हैं, खंड हो गए सार्थक। हिमधन आलय, हिम को अलग किया, आलय को अलग किया, इसका मतलब हिम का भी अर्थ है, अलग आलय का भी अर्थ है। जैसे हिमधन आद्रि, हिमाद्रि, हिम का मतलब बर्फ, आद्रि का मतलब पर्वत, तो बर्फ का पर्वत, दोनों के सार्थक खंड हो जाएं, है ना। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है तीसरा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान हो। अब आपको याद ये होना चाहिए कि हमने जैसे समास में बताया था कि समास में बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या होता है, जहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता हो जाए। जैसे कह दिया जाए कि दिगंबर,
दिगंबर, दिशाएं जिनके अंबर हों, है ना। तीसरा पद प्रधान, जैसे लंबोदर, ठीक, ये तो ऊपर ए अलग की बात हो गई, जैसे लंबोदर, है ना, ऐसे। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनमें सब में तीसरे पद की प्रधानता है। किसी देवी देवताओं के नाम का पर्यायवाची जहां पर मिल जाए वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई, कॉपी पर लिखते रहेंगे। संकर शब्द होते हैं जो दो भाषा से मिलकर बनते हैं, दो भाषा से मिलकर बने, से मिलकर बने, है ना। जैसे कह दिया जाए, ध्यान से देखिएगा, जैसे कह दिया जाए पाकिट मार, ठीक, पाकिट मार, तो पाकिट, पाकिट शब्द अंग्रेजी का है और मार शब्द किसका, हिंदी का है। जैसे वृक्ष छाया, ऐसे वृक्ष छाया। और भी शब्द हैं, जैसे अखबार वाला हो गया, अखबार वाला हो गया, तो अखबार अरबी भाषा का शब्द, वाला हिंदी का शब्द हो गया। तो ऐसे आप इनको क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसके बाद तद्भव की बात कर रहे थे, तो तद्भव की सबसे पहले डिफिनीशन सुन लीजिए और कॉपी पर लिख लीजिएगा। तद्भव की डिफिनीशन ऐसी है कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और जिनका बदला हुआ रूप हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। शॉर्टकट तरीके से कहेंगे तो आप इसको कह सकते हैं कि जो हिंदी के शब्द होते हैं वो किस भाषा के होते हैं, वो तद्भव होते हैं। क्या होता है, भाषा नहीं, वो तद्भव शब्द होते हैं। फिर से सुनिएगा, डिफिनीशन सुन लीजिएगा कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई हो और जिनका बदला हुआ रूप हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, तद्भव शब्द। और जिनको हूबहू प्रयोग करते हैं, और ये संस्कृत के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं, संस्कृत के होते हैं, संस्कृत के शब्द, संस्कृत। तो संस्कृत की इसमें तत्सम की परिभाषा क्या हो जाएगी, तत्सम की ये परिभाषा होगी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई हो और जिनका हूबहू प्रयोग, बिना परिवर्तन के हूबहू प्रयोग हम किसमें करते हैं, संस्कृत में। जैसे हमने कहा तुमने दुग्ध पिया, है ना, तुमने दुग्ध पिया, तुमने कदली खाया, तो हमने क्या, कदली है, दुग्ध है ना, अहिफेन है, अट्टालिका है, ये सारे शब्द क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द। और उन्हीं का बदला हुआ रूप अटारी हो जाएगा, दूध हो जाएगा, अफीम हो जाएगा, केला हो जाएगा, ये तत्सम क्या हो जाएंगे, तद्भव शब्द हो जाएंगे। ठीक। देशज शब्द होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं, जिनका कोई आधार नहीं होता है। जैसे लुटिया, खटिया, मचिया, है ना, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके देशज शब्द, जो क्षेत्रीय आसपास की भाषा में बोले जाते हैं, वो क्या होते हैं, वो देशज शब्द होते हैं। क्या होता है, देशज या देसी शब्द होते हैं ना। इसके बाद विदेशी शब्द, इनको हम बोलते हैं आगत शब्द भी बोलते हैं। ये कितने प्रकार के, कई तरीके से होते हैं, जो विदेशों से अडॉप्ट किए गए हों शब्द, वो विदेशी भाषा के शब्द होंगे। जैसे हम ध्यान से सुनेंगे, जैसे अरबी भाषा का शब्द, फारसी भाषा का शब्द, पुर्तगाली भाषा का शब्द हो गया, जापानी भाषा का जैसे रिक्शा हो गया, सूमो हो गया, जूडो हो गया, ये सब क्या हैं, ये आपके जापानी भाषा के शब्द हैं। रूस का जैसे रूबल हो गया, इस तरीके से, है ना। और भी शब्द हैं जैसे आसमान है, ये अरबी भाषा का शब्द है, आसमान हो गया। जैसे काजू हो गया, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द काजू है, और अनानास है, ऐसे शब्द है ना। ये खाने पीने वाली चीज़ें, घर के अंदर की सामान हो जाती हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण है, जो विदेशी भाषा के शब्दों में उनको रखते हैं। काटने पीटने वाली तुर्की भाषा के शब्द में आ जाते हैं, जैसे तलवार है, फरसा है, चाकू है, आरी है, सरौता है, ये सब तुर्की भाषा के शब्दों में आ जाते हैं। तो 4-5 हैं, जैसे अरबी भाषा का शब्द, जापानी भाषा का शब्द पढ़ना है आपको, पुर्तगाली भाषा का शब्द पढ़ना है आपको, रूसी भाषा का शब्द पढ़ना है, ये सारे शब्द आपको पढ़ने हैं। इसके बाद विकारी शब्द क्या होता है, हमने बताया है कि विकारी ऐसे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहेंगे। नंबर 1 सर्वनाम, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे उनको हम सर्वनाम। विशेषण क्या होंगे, जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताएंगे, उसे विशेषण। और किसी कार्य को हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, कार्य करने को हम क्रिया कहेंगे। इसके बाद ये वाले जो हैं आपको हम बाद में पढ़ा देंगे, है ना। क्रिया विशेषण, जब आप क्रिया पढ़ेंगे तब क्रिया विशेषण समझ में आएगा। ये 4 प्रकार के होते हैं, पेपर में पूछा जाता है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। बाकी संबंध बताने वाले
है ना, दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं और ये विस्मय प्रकट करने वाले शब्द होते हैं। तो ये भी आपको पढ़ा दिए जाएंगे। तो ये रहा शब्द का पूरा चार्ट तैयार हो चुका है। आपको अपनी कॉपी पर इसको लिखना है, A4 साइज पेपर पर आप इसको क्या करेंगे, लिख लेंगे, ताकि आपके दिमाग में बना रहे। जहाँ पर आप पढ़ने बैठते हैं वहाँ पर इसको चिपका लेंगे। और 40% यहाँ से पूछा जाता है, चाहे आप GD का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे लेखपाल का देने वाले हों, चाहे टेट और सुपर टेट का देने वाले हों, या SI का पेपर देने वाले हों, RO ARO का दे रहे हों पेपर, वहाँ पर 100% आपको यहाँ से प्रश्न मिलेंगे। इसमें कोई दो राय ही है नहीं, आना ही आना है। तो अर्थ के आधार पर 2, निरर्थक सार्थक, रचना या बनावट के आधार पर 4 प्रकार के रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़, संकर शब्द, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 तद्भव, नंबर 2 तत्सम, नंबर 3 देशज और नंबर 4 विदेशी। इसके बाद प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी और विकारी। अविकारी, तो विकारी 4 प्रकार के हैं, अविकारी भी 4 प्रकार के, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। इस वीडियो को अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और अपने दोस्तों के साथ, अगर आपने चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।